हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का डेट है 1789 से 1799। यहाँ क्रांति शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रांति से हम क्या समझते हैं? जब बहुत कम समय में मौलिक और व्यापक परिवर्तन होता है तब हम उसे क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति ने जीवन के सभी पहलुओं को बहुत ही बुनियादी ढंग से प्रभावित किया, इसलिए वह एक क्रांति है। अमेरिकी क्रांति से अगर इसकी तुलना की जाए तो कई बातें स्पष्ट होती हैं। अमेरिकी क्रांति ने भी जीवन के कई पहलुओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था, लेकिन अमेरिकी क्रांति मौलिक रूप से एक राजनीतिक क्रांति थी। राजनीति के क्षेत्र में ही उसने सबसे अधिक परिवर्तन लाए थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति राजनीतिक भी थी, सामाजिक भी थी, आर्थिक भी थी, सांस्कृतिक भी थी। नए तरह का संगीत भी तैयार हुआ, नए तरह का ड्रेस भी लाया गया, नए तरह की ग्रीटिंग्स भी अडॉप्ट की गई क्रांति के दौरान। तो फ्रांस की क्रांति एक बहुत ही प्रचंड क्रांति थी। और अगर अमेरिकी क्रांति ठंडी हवा का एक झोंका था, तो फ्रांस की क्रांति एक बवंडर था, एक तूफान था, एक स्टॉर्म था। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? पहला कारण था राज परिवार खुद। लुई 16 ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। वह हमेशा डबल माइंड में रहता था और हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था। उस समय फ्रांस बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था और उस वक्त जरूरत थी बहुत ही सशक्त निर्णय की और बहुत ही निर्णायक निर्णय लेने की जरूरत थी। लेकिन लुई 16 में इन गुणों का अभाव था। लुई 16 की पत्नी मेरी एंटियोनेट थी। वह काफी खर्चीले स्वभाव की स्त्री थी और करोड़ों लुटा देती थी पार्टियों में, फैशन में और विलासिता के जीवन में। एक ऐसे समय में जब फ्रांस में सूखा था, तो फ्रांस के लोगों को यह बहुत बुरा लगता था कि उनकी रानी पैसा बर्बाद कर रही है। दूसरा कारण था फ्रांस की क्रांति का प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासन भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था। प्रशासन के संगठन में भी कई कमियां थी और प्रशासन अमीरों के हाथ में था, गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी। और प्रशासन में एक मनमानापन भी था। प्रशासन में चूंकि कुलीन वर्गों का वर्चस्व था, इसलिए बदला निकालने के लिए भी, बदला लेने के लिए भी प्रशासन का प्रयोग किया जाता था। कभी भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तीसरा कारण था कानूनों की बहुलता। कई तरह के कानून फ्रांस में लागू थे। एक जगह कोई और कानून है, दूसरी जगह कोई और कानून है, तीसरी जगह कोई और कानून है, चौथी जगह कोई और कानून है। अनेक प्रकार के कानून थे और एक जगह जो बात कानूनी थी वह दूसरी जगह गैर कानूनी थी। तो आप देख सकते हैं कितना अतर्कसंगत और कितनी
कुव्यवस्था वाली बात थी। तीसरा कारण जो था फ्रांस की क्रांति का, वह था धार्मिक कारण। चर्च के पादरी धर्म से अधिक विलासिता के जीवन में रुचि लेने लगे थे और धार्मिक कार्यों की जगह दुनियावी कार्यों में ज्यादा रुचि लेते थे। चर्च धार्मिक कर भी लगाता था, जो कि लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ था। चर्च के पास बड़े बड़े भूभाग भी थे जिस पे खेती होती थी, और चर्च की भूमि पर जो खेती होती थी उस पर किसानों का उसी प्रकार शोषण होता था जिस प्रकार सामंतों की भूमि पर किसान का शोषण होता था। तो इस प्रकार चर्च भी एक शोषक थी। चर्च का भी एक पहलू यह था कि वह शोषण करता थी। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण था सामंती मूल्यों पर आधारित समाज। सामंती मूल्य अभी भी काफी मजबूत थे और समाज जो था वह ऊंच और नीच पर आधारित था। कोई ऊंचा था और कोई नीचा था। समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला वर्ग था फर्स्ट एस्टेट। इसके अंतर्गत आते थे पादरी वर्ग। दूसरा वर्ग था सेकेंड एस्टेट। इसके अंतर्गत आते थे अभिजात वर्ग, यानी सामंती पृष्ठभूमि वाले लोग। और तीसरा जो वर्ग था वह था थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट के भीतर 2 तरह के वर्ग थे। थर्ड एस्टेट के भीतर मध्यम वर्ग भी आता था और थर्ड एस्टेट के भीतर निचला वर्ग भी आता था। और फ्रांस का समाज ऐसा था, फ्रांस की व्यवस्था ऐसी थी कि प्रथम 2 वर्ग थर्ड एस्टेट को नीची निगाह से देखते थे और उनका शोषण करते थे। प्रथम 2 एस्टेट के सदस्यों को कई प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त था और वह उसका लाभ उठाते थे। और एक खास बात यह थी कि फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा टैक्स थर्ड एस्टेट देता था, यानी करों का सारा बोझ थर्ड एस्टेट पे था, यानी मध्यम वर्ग और निचले वर्ग पर था। तो बड़ी ही एक अतर्कसंगत बात थी यह। अगला कारण फ्रांस की क्रांति का था प्रबोधन। फ्रांस प्रबोधन का केंद्र था। प्रबोधन के अधिकतर महत्वपूर्ण विचारक फ्रांस के ही थे और इसलिए फ्रांस के लोग ज्यादा जागरूक थे और उनके समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनके प्रति वो ज्यादा सेंसिटिव थे। प्रबोधन के विचारकों ने समाज में व्याप्त सभी कमियों, सभी समस्याओं पर लिखा, बोला और अपने विचार प्रस्तुत किए। इससे फ्रांसीसी लोग ज्यादा जागरूक हो गए। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण था अमेरिकी क्रांति। फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था, इसलिए भी फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति में ज्यादा रुचि ले रहे थे। जब वह हो रही थी वह बहुत नजदीक से उसे समझने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह वह प्रभावित भी हुए। जब यूएसए गणतंत्र बना तो इसका फ्रांस के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो अमेरिकी क्रांति भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। अगला कारण था आर्थिक संकट।
फ्रांस ने पिछले कई दशकों में लगातार युद्ध लड़े थे और लगातार युद्ध लड़ने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और उसका राजकोष खाली हो गया। अब राजकोष खाली हो गया तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, सैलरी कैसे देंगे, जनता के लिए जो थोड़े बहुत काम किए जाते हैं वो कैसे किए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संकट था और लुई 16 को डिसीजन लेना था। अब लुई 16 करे तो क्या करे, तो लुई 16 के पास एक ऑप्शन था कि वह फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पर कर लगा दे, टैक्स लगा दे। तो अगर उन पे टैक्स लग जाएगा तो राजस्व की प्राप्ति होगी और आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। तो लुई 16 ने प्रथम स्टेट और सेकेंड स्टेट के महत्वपूर्ण लोगों के साथ मीटिंग की और उनसे यह कहा कि वह अपने ऊपर कर को स्वीकृत करें, लेकिन प्रथम दोनों स्टेटों ने इससे मना कर दिया, कहा कि यह उचित नहीं होगा। अब लुई 16 क्या करता? लुई 16 के समर्थक हैं ये दोनों वर्ग, राजतंत्र और राजा दोनों के समर्थक हैं। राजा की शक्ति भी इनके समर्थन के कारण है, तो राजा उन्हें नाराज भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए लुई 16 ने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन संकट तो बना हुआ है, समस्या तो अभी भी है। अब राजा क्या करे? तो मजबूरी में लुई 16 ने संसद को बुला लिया और संसद जब स्थापित हो गई तो लोगों ने रुचि लेना शुरू कर दिया और लोगों को यह लगा कि हाँ अब कुछ होगा, उनके अंदर उम्मीदें बंध गईं। लेकिन संसद के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या थी? तो संसद में 3 सदन थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो बात 2 सदन कह देता, यानी बहुमत जो कह देता, उसे ही माना जाता। तो अब आप ही बताएं, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो टैक्स के लिए कभी नहीं कहेगा, स्वीकृति देगा, तो टैक्स तो कभी लग नहीं पाएगा। लेकिन फ्रांस में वातावरण बदल रहा था, परिस्थितियां बदल रही थीं, लोगों के अंदर उम्मीदें पैदा हो गई थी और लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा था। और इस बदले वातावरण में कुछ क्रांतिकारी घटित हो गया। थर्ड स्टेट ने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। थर्ड स्टेट ने कहा कि हम ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ही राष्ट्रीय सभा हैं, नेशनल असेंबली है। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राजा के लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब थर्ड स्टेट के सदस्य मीटिंग करने हॉल में पहुंचे, हॉल तक पहुंचे, राजा के महल में ही
एक हॉल उनके लिए दिया हुआ था मीटिंग करने के लिए, लेकिन इस बार जो वह हॉल तक पहुंचे तो सैनिकों ने उसे वापस कर दिया और कहा कि हॉल बंद है। तो थर्ड स्टेट के सदस्य क्रोधित हो गए और बगल में एक लॉन टेनिस कोर्ट था, वह वहां चले गए और वहां जाकर हाथ उठाकर उन्होंने शपथ लिया कि जब तक फ्रांस को हम एक संविधान नहीं दे देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और इसे कहा जाता है टेनिस कोर्ट की शपथ। और इसी के साथ फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। टेनिस कोर्ट की शपथ के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बात कही गई थी शपथ में कि जब तक फ्रांस को एक संविधान नहीं दे देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। तो राजा क्या कर रहा है? तो राजा का कोई मतलब नहीं है। और लुई 16 ने सेना को आदेश दिया कि वो तैयार रहें, कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। तो सेना अपनी तैयारियां करने लगी। यह बात पेरिस में फैल गई कि राजा तैयारी कर रहा है, वह हमें कुचल देगा। तो इन परिस्थितियों में भीड़ ने कहा कि हम लड़ेंगे, हमारी अपनी सेना होगी, हम जनता से अपनी सेना बनाएंगे। और उसी समय एक सेना का निर्माण किया गया और फिर कहा गया कि हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने के लिए वह बास्तील का जो किला है उस पर कब्जा कर लेंगे। बास्तील का किला राजा के शक्ति का एक प्रतीक था। और फिर भीड़ बास्तील के किला की ओर चली गई और वहां फायरिंग भी हुई, सेना की ओर से लोग भी मारे गए, लेकिन अंततः बास्तील के किले को कब्जा कर लिया गया। इस घटना को विश्व इतिहास में फॉल ऑफ बास्टील यानी बास्तील का पतन कहते हैं। यह 1789 की बात है। और जैसे ही बास्तील का पतन होता है, पूरे फ्रांस में जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं और विद्रोह तीव्र होता चला जाता है। और फिर लोग, जनता सामंतों पर आक्रमण कर देती है, सामंतों को टारगेट करती है, उनकी भूमि को छीना जाता है, उनके जो दस्तावेज थे उन्हें वो जला देते हैं और पूरा एक क्रांतिकारी वातावरण एक बन जाता है। और क्रांति आगे बढ़ती है। तो क्रांति कैसे आगे बढ़ी, इसे हम चरणों में बांट कर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पहला चरण है राष्ट्रीय सभा का काल, जिसे संविधान सभा का काल भी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सभा ने ही संविधान बनाने की बात कही थी।
इस प्रथम चरण का डेट है 1789 से 1791। इस चरण की शुरुआत कैसे होती है वो हम देख चुके हैं कि जब थर्ड स्टेट खुद को राष्ट्रीय सभा कह देती है। दूसरी बात क्या होती है, टेनिस कोर्ट का शपथ होता है। और तीसरी बात क्या होती है, बास्तील का पतन होता है। और चौथी बात क्या होती है, जनता सामंतों और भूपतियों पर हमला कर देती है। अब राष्ट्रीय सभा कई कानून बनाती है और उन कानूनों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम देखेंगे। एक तो सामंतवाद को समाप्त कर देती है राष्ट्रीय सभा। दूसरी बात, चर्च और सामंतों की भूमि को छीन लिया जाता है। तीसरा, मानवाधिकारों की घोषणा की जाती है। या कहा जाता है कि मनुष्य के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक हैं, उन्हें छीना नहीं जा सकता है। और इसी काल में फ्रांस की क्रांति का नारा दिया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। उसके बाद राष्ट्रीय सभा ने चर्च पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और राष्ट्रीय सभा संविधान बनाने के काम में भी लग गई। और कुछ समय बाद राष्ट्रीय सभा ने यानी संविधान सभा ने एक संविधान बनाया। इस संविधान में जो राष्ट्राध्यक्ष था वह राजा था, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। वास्तविक शक्ति एक परिषद के पास होती, जिसके सदस्य वोटिंग के द्वारा चुने जाते। यानी इस नए संविधान ने एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया। फिर राष्ट्रीय सभा के इस काम के बाद क्या होता है कि दूसरा चरण स्टार्ट होता है। दूसरे चरण में चुनाव होते हैं, जैसा कि संविधान ने कहा था, चुनाव होते हैं और कार्यपालिका परिषद चुनी जाती है। और उसकी जो बैठक होती है कार्यपालिका परिषद की, तो सबसे सामने बीच में राजा बैठता था, क्योंकि राजा राष्ट्राध्यक्ष था। यह अलग बात थी कि उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। कार्यपालिका परिषद का जो काल था उसमें एक महत्वपूर्ण बात घटित हुई। वह था क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत। फ्रांस का कहना था, क्रांति का कहना था, क्रांतिकारियों का कहना था कि यह क्रांति केवल फ्रांस के लिए नहीं है। इस क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। इसलिए फ्रांस में ही क्रांति को सीमित नहीं किया जाएगा,
बल्कि अन्य देशों में भी क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा, वहां क्रांति के विस्फोट की परिस्थितियां तैयार की जाएंगी। लेकिन अन्य देश जो थे वो क्यों पसंद करेंगे इसे? अन्य देश के राजा और सामंत तो डरेंगे, वो कहेंगे कि हमारे यहां भी वैसा ही होगा जैसा फ्रांस में हुआ है कि हमारी भूमि छीन ली जाएगी और राजा को शक्तिहीन कर दिया जाएगा, और पादरियों की और चर्च की भूमि छीन ली जाएगी, पादरियों को शक्तिहीन कर दिया जाएगा। तो ये तो दो तरह के दो विरोधी विचार है। तो यूरोपीय देशों ने कहा कि हम क्रांति को कुचल देंगे, यह क्रांति नाजायज है, यह सदियों से चली आ रही परंपराओं के विरुद्ध है, सदियों से चली आ रही संस्थाओं के विरुद्ध है, इसलिए इस क्रांति को हम कुचल देंगे। और इसके साथ ही युद्ध शुरू हो जाता है। और यह युद्ध कब शुरू होता है? कार्यपालिका परिषद के काल में, और यह युद्ध आगे भी चलता रहेगा। कभी कई उतार चढ़ाव होंगे इस युद्ध में, कभी फ्रांस जीतेगा, कभी यूरोपीय देश जीतेंगे, और यह युद्ध आगे बढ़ता रहेगा। और कार्यपालिका परिषद के काल के बाद जो अगला चरण है वह है नेशनल कन्वेंशन का काल। फिर से चुनाव हुए और एक नेशनल कन्वेंशन चुनी गई। इसका काल है 1792 से 1795। नेशनल कन्वेंशन ने भी कई कार्य किए, जिनमें से महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। नेशनल कन्वेंशन ने राजा के पद को समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद राजा पर मुकदमा चलाया और लुई 16 को मृत्यु दंड दे दिया। लुई 16 की पत्नी मेरी एंटियोनेट को भी मृत्यु दंड दिया गया। नेशनल कन्वेंशन ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया कि माप तौल के लिए ग्राम, मीटर और लीटर इस सिस्टम को अपनाया। दुनिया में पहली बार ग्राम, मीटर और लीटर सिस्टम को यहीं अपनाया गया था। नेशनल कन्वेंशन के अंतिम चरण में, उसका जो अंतिम भाग था नेशनल कन्वेंशन का, उस अंतिम भाग को कहते हैं आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि इस काल में क्रांतिकारियों ने यह कहा कि क्रांतिकारी युद्ध में जो हम हार रहे हैं, कभी कभी फ्रांस क्रांतिकारी युद्ध में हार जाता था, कभी जीतता भी था, लेकिन हारता जो था तो फ्रांस में एक डर की लहर पैदा हो जाती थी। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि हम हार क्यों रहे हैं? हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि फ्रांस के भीतर ही क्रांति के विरोधी मौजूद हैं, जो हमसे धोखेबाजी कर रहे हैं। तो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। और इस प्रकार इस काल में जिन्हें भी क्रांति विरोधी समझा गया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। उस वक्त एक
मशीन थी गिलोटीन। उस गिलोटीन मशीन में ब्लेड होता था और रस्सी से उस ब्लेड को खींच के रखा जाता था और फिर जिसे मारना था उसका सर रख दिया जाता था उसके नीचे और फिर रस्सी को छोड़ दिया जाता था और वो ब्लेड गिरता था और गर्दन उसकी अलग हो जाती थी। और इस आतंक के राज का नेता था रॉबस्पियर। रॉबस्पियर नेता था इस आतंक के राज का और रॉबस्पियर को निचले वर्गों का समर्थन प्राप्त था। तो नेशनल कन्वेंशन के अंतिम चरण में यह होता है, यह हिंसा होती है। फिर नेशनल कन्वेंशन समाप्त हो जाता है और फिर डायरेक्टरी की स्थापना होती है। डायरेक्टरी का काल है 1795 से 1799। 5 डायरेक्टर्स थे जो मिलकर फ्रांस को चला रहे थे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 हेड ऑफ स्टेट थे। एक सामूहिक हेड ऑफ स्टेट था, 5 डायरेक्टर्स, और डायरेक्टरी फ्रांस को चला रही थी। डायरेक्टर्स अनुभवहीन थे, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और भ्रष्ट भी थे, तो इसलिए उनकी लोकप्रियता भी कम हुई दोनों कारणों से। और क्रांतिकारी युद्धों की हम बात कर चुके हैं। क्रांतिकारी युद्ध तो चल ही रहे हैं फ्रांस और यूरोपीय देशों के बीच। फ्रांस चाहता है कि क्रांति पूरे यूरोप में फैले और यूरोपीय देश चाहते हैं कि क्रांति को कुचल दिया जाए। और इन परिस्थितियों में डायरेक्टरी एक व्यक्ति को चुनती है, एक मिलिट्री ऑफिसर को चुनती है और उसे इटली के अभियान का सेनापति बना देती है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट इटली के अभियान पर निकलता है और वह इटली को जीत लेता है और दूसरे युद्धों में ऑस्ट्रिया को भी बहुत बड़ी पराजय देता है। वह रातों रात हीरो बन जाता है। फ्रांस को क्या चाहिए था? जीत। और वो जीत किसने दिलाई? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आग की तरह फ्रांस में फैल गया। रातों रात वो फ्रांसीसियों के दिल की धड़कन और फ्रांसीसियों का हीरो बन गया। उसके बाद उसने एकाध अभियान और किए और उसके कारण भी उसकी लोकप्रियता बढ़ी। और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसने अब सत्ता हासिल करने का निर्णय लिया। वह फ्रांस वापस आया और बंदूक की नोक पर उसने डायरेक्टरी को हटा दिया और खुद फ्रांस का शासक बन गया। इस तरह 1799 में फ्रांस की क्रांति का अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति के बड़े व्यापक परिणाम थे। 3 सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम थे, पहला था लोकतंत्र के विचार की प्रगति। फ्रांस खुद एक गणतंत्र बना, मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी,
सामंतवाद की समाप्ति की गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के विचार को आगे बढ़ाया। दूसरा परिणाम था राष्ट्रवाद के विचार को प्रगति। पूरी फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के विचार से प्रेरित थी और आधुनिक राष्ट्रवाद का पहला प्रस्फुटन फ्रांसीसी क्रांति में ही हुआ था। लोकप्रिय राष्ट्रवाद यानी जनता ही राष्ट्र है। और तीसरा परिणाम था पूंजीवाद का विकास। फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीवाद को विकसित किया, सामंतवादी मूल्यों पर चोट की और पूंजीवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया। धन्यवाद।